हेलो एवरीवन, वेलकम टू आइडियल क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और आज की क्लास में हम जो NWDA यानी नेशनल डेवलपमेंट एजेंसी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन पेपर है वो हमारे पास है। और इस क्वेश्चन पेपर में जो मैथमेटिक्स वाला पोर्शन है वो हम सॉल्व कराएंगे और इसकी आंसर की हम पहले ही जारी कर चुके हैं। यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक जो है वो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से जाके वो वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी के पास भी NWDA में UDC अगर इन सब का अगर किसी के पास पेपर है और जो अदर एग्ज़ाम्स हुए हैं तो वो हमें व्हाट्सअप नंबर पे क्वेश्चन पेपर भेज सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। और इस वीडियो में हम सब इस लेक्चर में आपको जो भी मैथमेटिक्स के क्वेश्चन होंगे उन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम चलते हैं अपने पहले प्रश्न पे। तो जो पहला प्रश्न है, चूँकि ये बुकलेट सीरीज जो हमारे पास है वो बुकलेट सीरीज C है, तो C के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन नंबर बताएंगे। आप अपनी बुकलेट सीरीज में क्वेश्चन वहीं पे देख सकते हैं। हो सकता है आगे पीछे होगा, हो सकता है क्या मे बी आगे पीछे हो गई होगा वो क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है 62, ये है 1/2 × 5 + 1/5 × 8 + 1/8 × 11 + 1/11 × 14 + ... 1/26 × 29 ये क्वेश्चन है। देखो, ये ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है, जब भी इस टाइप का प्रश्न हो हमेशा ध्यान रखना इन दोनों के बीच पहले गैप देखो कितना है। अगर ये गैप 1 है तो कुछ नहीं करना, ब्रेक करना है सीरीज को, इस पूरे इक्वेशन को। लेकिन इनके बीच गैप 3 का है तो हम क्या करेंगे, पहले ही 1/3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और उसके बाद इनको अलग अलग कर लेंगे, 1/2 - 1/5। ऐसा हमने क्यों किया अलग, क्यों इसलिए किया क्योंकि जब इसको सॉल्व करोगे तो 3/10 आ जाएगा, जबकि यहाँ इसकी वैल्यू 1/10 है, इसलिए हमने 3 से मल्टीप्लाई पहले ही कर लिया, ठीक है भाई। तो यहाँ आएगा 1/5 - 1/8 प्लस यहाँ आएगा 1/8 - 1/11 प्लस ... आगे भी ऐसे ही आएगा 1/26 - 1/29। अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये सारा पोर्शन सब कैंसिल होता चला जाएगा, फाइनल में लास्ट में ये भी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि आगे ये अगर तोड़ोगे 1/11 आएगा, आगे ऐसी आएगी सीरीज, तो लास्ट वाला और पहला वाला टर्म बचेगा। तो 1/3 यहाँ आएगा ब्रैकेट में 1/2 - 1/29। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसका एलसीएम 58 आएगा, ठीक है। इधर मल्टीप्लाई 29 - 2 यानी 27 आएगा, इनटू आएगा यहाँ 1/3। 3 से काटोगे तो ये 9 बार कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 9/58। यही आपका आंसर है और आपके आंसर में डी ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 9/58। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक और क्वेश्चन इसी में आया हुआ है, वो है 65, ठीक है। 65 क्वेश्चन ये है कि एक गोले में अंकित एक घन के लिए फॉर अ क्यूब इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर, मतलब किसी गोले के अंदर एक घन है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर टू द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, मतलब गोले का आयतन घन के आयतन से क्या अनुपात है, ये पूछा गया है। तो देखो, जब किसी गोले के अंदर अगर कोई क्यूब है तो ध्यान रखना जो गोले का डायमीटर होगा, क्योंकि गोले के क्यूब के जितने भी आपके वो होंगे वर्टेक्स वो सारे के सारे गोले से टच हो रहे होंगे स्फीयर से। तो यहाँ पर क्या होगा, जो डायमीटर होगा, डायमीटर यानी व्यास, ठीक है, समझ लेना, डायमीटर ऑफ स्फीयर इज इक्वल्स टू डायगोनल ऑफ क्यूब, क्यूब के डायगोनल के बराबर होगा। तो अगर डायमीटर इसकी बात करें तो ये क्या होगा 2r, इसका अगर हम साइड A लेते हैं तो ये हो जाएगी A√3, ठीक है। अगर यहाँ पर हम r की वैल्यू निकालते हैं, या A की वैल्यू निकाल लो चाहे R की निकाल लो, चलो R निकाल लेते हैं, तो R बराबर आएगा A√3/2, ये आ गया। अब पूछा क्या गया, पूछा गया गोले का आयतन, स्फीयर मतलब स्फीयर का जो रेशियो है उससे क्यूब का रेशियो। तो हम कह सकते हैं VS/VC, S रिप्रेजेंट फॉर स्फीयर एंड C क्यूब, अर्थात गोले का आयतन बटे घन का आयतन। गोले का आयतन कितना होता है 4/3 πr³, घन का आयतन कितना होता है A³। R की जगह हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं क्या, जैसे इसको पुट करोगे तो 4/3 πr की जगह रख दो क्या A³ हो जाएगा। इसका क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा 3√3/2 का क्यूब करेंगे तो ये 8 आ जाएगा। देखो ये पावर में है और ये 3√3 है, और इस पूरे का अपॉन क्या आएगा A³। A³ से A³ कैंसिल हो जाएगा, 4 से काटोगे तो 4 दूनी 8, 3 से 3 कट गया, तो बचा क्या, ऊपर बचा √3π, रेशियो आ जाएगा 2, यही आंसर है। और ये आपका ऑप्शन देखो C दे रखा है, ठीक है, यानी π√3 रेशियो 2, ठीक है भाई।
तो ये आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। चलो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आई थिंक ये आपने कर लिया होगा, थोड़ा सा स्पीड में लेके चल रहा हूँ, और अगर आप कहेंगे तो स्पीड ज़्यादा है तो मैं थोड़ी सी स्लो कर देता हूँ। चलो, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा टफ है नहीं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अच्छा, एक चीज़ और है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि कट ऑफ इसकी थोड़ी सी हाई जाएगी। अगर कोई किसी के क्वेश्चन की बात करें जनरल कैटेगरी में, तो आप मान लीजिए 85 या 80 के 80 से प्लस तो हर हाल में होने ही होने चाहिए, तो आपके चांसेस हैं, ठीक है। अदरवाइज़ बहुत कम चांस हैं कि आपका हो पाए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 क्वेश्चन क्या है, इसमें आपको ये टेबल दी गई है, इस टेबल के अंदर ये वैल्यू दी है, यहाँ पर अलग अलग ब्रांड हैं, ये है सोनी, ये है नोकिया, ठीक है भाई, ये है सैमसंग, और ये है आपका एप्पल, ठीक है। ये 20% है, ये भी 20% है, ये सारी वैल्यू परसेंटेज में, ये 30% है और ये भी 30% है, ठीक है। अब आपको एक टेबल और दी गई है जिसमें यही सारी सेम ब्रांड हैं। अब मैं यहाँ पे ब्रांड ले लेता हूँ इधर, और नीचे ले लेता हूँ उसका यहाँ दिया है क्वालिटी, यानी ये डिफेक्टिव पीस हैं, शॉर्ट में बना रहा हूँ मैं। यहाँ ले लिया हमने नोकिया, यहाँ ले लिया है सोनी, यहाँ ले लिया सैमसंग, और यहाँ ले लिया है हमने एप्पल। ये आ गए, सबके परसेंट में है 20-20 ही दिया गया है, मतलब ये डिफेक्टिव पीस हैं, ख़राब। पूछा गया है कि टोटल जो डिफेक्टिव पीस हैं वो कितने हैं दुकान में। यदि दुकान के अंदर टोटल नंबर ऑफ फ़ोन्स जो हैं, टोटल नंबर ऑफ जो फ़ोन दे रखे हैं वो है 50। अगर दुकान के अंदर 50 फ़ोन हैं, उसमें से भी कंडीशन है कि सोनी के 20%, एप्पल के 20%, नोकिया के 30% और सैमसंग के 30%। अब डिफेक्टिव पीस जो है वो सबके 20-20% डिफेक्टिव हैं, यानी ख़राब हैं। तो आपको बताना है कि टोटल जो है वो ख़राब कितने फ़ोन हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन है, अगर आप एवरेज लगाएं, क्योंकि देखो यहाँ पर सब में 20-20-20-20 है। जब सारे 20-20% ख़राब हैं तो ओवरऑल भी 20% ही ख़राब होंगे, ठीक है। आंसर तो वैसे सीधा आ गया 20%। बाकी अगर इसे सॉल्व करना है तो कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ कि भाई टोटल दुकान के अंदर 50 फ़ोन है। अगर देखो 20% का मतलब क्या होता है, अगर 100 हैं तो 100 का 20% 20 होता है, तो 50 का कितना 20% होगा। तो आप कहेंगे बिल्कुल सर इसका ठीक आधा कर दो, यानी सोनी के जो फ़ोन होंगे वो 10 होंगे, नोकिया के कितने होंगे 15 होंगे, अगर इसके फ़ोनों की बात करूँ सैमसंग के कितने होंगे 15 होंगे, और इसके भी कितने होंगे 10 होंगे। अब अगर हम चाहें तो 20% इज इक्वल्स टू होता है 1/5, क्योंकि सबके 20% फ़ोन ख़राब हैं, तो इसका भी 1/5 कर दो तो कितना आएगा, ये काटोगे 3 आएगा, इसका भी 1/5 करोगे तो ये भी 3 आएगा, इसका 1/5 करोगे तो ये कितना आएगा, ये 2 आएगा, तो यहाँ से भी 2 ही आएगा। तो टोटल ख़राब फ़ोन कितने हुए, 3 और 3 6, 2 8 और 2 10, टोटल 10 फ़ोन ख़राब हैं। हमारे पास हैं कितने फ़ोन 50, तो काटोगे तो 1/5, 1/5 का मतलब है कि 100 से मल्टीप्लाई करो, परसेंट में बदलो, तो 5 2 10 यानी 20%। तो 20% फ़ोन जो है वो दुकान के अंदर ख़राब हैं, डिफेक्टिव हैं, ठीक है। यही प्रश्न था, बहुत ही ईजी प्रश्न था। एक टेबल और दी गई है 69 में, और आप लोग, मैं वो टेबल नहीं बना रहा क्योंकि टेबल थोड़ी सी बड़ी है, पर आप लोग खुद, आपके पास क्वेश्चन पेपर होगा ही, तो क्वेश्चन पेपर में वो टेबल देख सकते, क्योंकि ऑफलाइन पेपर हुआ सबके पास क्वेश्चन पेपर होगा। हो सकता है ये क्वेश्चन आगे पीछे हो, लेकिन जब मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा तो आप खुद समझ जाएंगे। यहाँ पर क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग टेबल, एक टेबल दी गई है, या निम्नलिखित तालिका पर विचार करें। वर्ष 2018-19 में निम्नलिखित में किस शहर की जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। अब आपके पास ये देखो एक टेबल दी गई है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये एक टेबल दी गई है, दिख रही होगी साफ साफ। इस टेबल में बताना है कि वर्ष 2018-19 में सर्वाधिक वृद्धि किस में हुई। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्वेश्चन का, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है भाई। चलो अब यहाँ पर क्या है, 2018 से 19 में देखना है, तो 18 में देखें, सबसे पहले हम सूरत में देखते हैं। तो सूरत में अगर हम वृद्धि देखते हैं तो 38 से 40 हो रहा है, इसका मतलब कि 2/38, 2 बड़ा। अगर हम रेशियो को दिखा लेंगे तो ये आएगा 1/19 सूरत का। अगर हम तिरछी का निकालते हैं, तिरछी का रेशियो, तो वो आएगा 21 से 22 हो रहा है, इसका मतलब कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है। कितने बढ़ रहा है, 21 पे। इसी प्रकार अगर हम शिमला का निकालते हैं तो शिमला में कोई वृद्धि हो नहीं रही है, क्योंकि 24 ही तो 0 ही रहेगी, यहाँ तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। अब भोपाल में चलते हैं, तो भोपाल में वृद्धि कितनी हो रही है, तो देख पा रहे होंगे कि 46 से 48, यानी 2 बढ़ रहा है, और कितने पे, 46 पे। काटेंगे इस रेशियो को तो ये आएगा 23, यानी आ गया 1/23, ठीक है।
चलो अब मुझे एक चीज़ बताओ, क्या इन सब में सबसे बड़ा, देखो सबके डिनोमिनेटर तो इक्वल हैं, तो मुझे बताओ अगर वो पूछ रहा है कि सर्वाधिक वृद्धि उसी में होगी जिसकी फ्रैक्शन यानी भिन्न जो है वो सबसे छोटी होनी चाहिए। भाई अगर नीचे छोटा होगा तभी तो ग्रेटर वैल्यू आएगी, उसे डिवाइड करेंगे, कोई परसेंट निकालेंगे तो 100 से गुना होगा। भाई 100 से डिवाइड करेंगे 21 से, 100 को 23 से, 19 से, तो सर्वाधिक वृद्धि कहाँ है, 1/19 यानी ये 1/19 सबसे बड़ी भिन्न है। अगर इनमें देखोगे तो सूरत में सर्वाधिक वृद्धि, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, सूरत। यानी यहाँ 19 पर 1 की वृद्धि हो रही है, यहाँ 21 पे, यहाँ 23 पे, तो सर्वाधिक जो वृद्धि होगी वो कहाँ होगी, सूरत के अंदर। अब कैसे निकालना है, तो आसान तरीका, चाहो तो इसमें परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे, सब में 100 का गुना कर सकते हो, तो 100/19 आएगा, और यहाँ 100/23 आएगा, यहाँ 100/21 आएगा। भिन्न के अंदर जिसका न्यूमरेटर अगर आपके अंश समान हो, तो जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होता वही भिन्न बड़ी होती है। चूँकि इस क्वेश्चन की डिमांड है कि सर्वाधिक वृद्धि कहाँ हुई, तो हमें देखना है, चूँकि सबके न्यूमरेटर इक्वल हैं तो सर्वाधिक वृद्धि यहीं पर होगी, जो कि कहाँ है, सूरत। ठीक है भाई, चलो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और ठीक है, सारे प्रश्न यहाँ पर जो भी प्रश्न आए हैं वो सारे इजी क्वेश्चन आए। अगर किसी का मैथ और रीजनिंग बढ़िया था तो उसके मुझे नहीं लगता है किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत होगी, और हिंदी वगैरह में भी किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। ठीक है, क्वेश्चन क्या है ज़रा ध्यान से समझो। क्वेश्चन ये है 70 क्वेश्चन, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, x/12 समानुपात या y/6 पूछा है। आगे का है, और आपको दिया गया है x² + y² = 125। तो x y का मान, जबकि ये दोनों धनात्मक हैं। ठीक है भाई, चलो अनुपात दे रखा है x/12 और y रेशियो कितना दिया, 6, और ये चूंकि समानुपात है तो समानुपात में ये कहते हैं कि ये दोनों अनुपात आपस में इक्वल होंगे, यानी x/12 होगा y/6। अगर इसे काटते हैं 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 12, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि x रेशियो जो y होगा वो होगा 2:1, यही होगा ना। रेशियो पता चल गया है हमें, और वो दे रखा है ये वैल्यू यहाँ पर पहले से ही। और डिमांड क्या है क्वेश्चन की, ये है कि चाहिए क्या आपको, x और y। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। रेशियो में कन्वर्ट कर लिया तो रेशियो का रूल कहता है, अगर हम इसको मान लें 2a और ये 1a, तो यहाँ पुट कर दो, तो 2a का मतलब अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो 4a² आएगा, प्लस इसमें a का स्क्वायर करेंगे तो a² = आएगा 125। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो इन दोनों को जोड़ोगे तो 5a² = आएगा 125, 5 से काटेंगे तो 25, a² = 25, तो a आ गया 5। अगर a 5 आया, इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली वैल्यू कितनी होगी, 5 × 2 = 10, और ये वाली वैल्यू कितनी होती है, 5। तो आपके जो आंसर हैं वो है 10 और 5। ठीक है, ऑप्शन में देख लो, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। ठीक है, संख्याएं कितनी होंगी, 10,5। ठीक है, यही इसका राइट आंसर है। बहुत आसान है, जब भी रेशियो में ऐसी वैल्यू दी जाए वो डायरेक्ट वैल्यू आप चाहो तो पुट कर सकते हो। हमने a मान ली 2x इसलिए नहीं लिखा, x y पहले से दे रखा है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है कि एक गिद्ध है, एन ईगल फ्लाइज अराउंड द 3 साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल एरिया एट द स्पीड ऑफ 20 km/h, 30 km/h एंड 20 km/h, देन व्हाट इज द एवरेज स्पीड एट विच द ईगल फ्लाई अराउंड द इक्विलेटरल ट्राइंगुलर एरिया। मतलब ये कह रहा है कि एक गिद्ध जो है वो एक समबाहु त्रिभुज की भुजाओं पे क्या करता है, तीनों ओर गति करता है, जिसकी स्पीड है 20 km/h, 30 km/h, 20 km/h, तीनों स्पीड दे रखी हैं। अब वो कह रहा है कि औसत गति क्या है। इतना बताने की ज़रूरत थी नहीं, ये गिद्ध घोड़ा लाने की ज़रूरत नहीं थी। 3 स्पीड अगर एक साथ दे रखी हैं, उनकी एवरेज स्पीड अगर चाहिए तो मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। जब भी एवरेज स्पीड पूछी जाए तो टोटल डिस्टेंस मान लो कुछ भी। ये क्वेश्चन नंबर आया है आपका 72। हमारे पास कुछ टोटल डिस्टेंस होनी चाहिए। मान लो कि हमारी जो टोटल डिस्टेंस है वो है d। ठीक है, अगर आपको स्पीड दे रखी है S1, S2 और S3, तो अगर आपसे पूछा जाए कि एवरेज स्पीड क्या होगी, तो जो एवरेज स्पीड होगी मैं आपको बता रहा हूँ, एवरेज स्पीड = क्योंकि डिस्टेंस पता होनी चाहिए। अलग अलग इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में चाहो तो एक भी बार रख लो, लेकिन ऐसे करके ट्राइंगल है और अलग अलग स्पीड से वो गया हुआ है, ये सारी भुजाएं इक्वल हैं। तो अगर हम साइड के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये वाली x मान लो, ये भी x मान लो, और ये भी x मान लो, या ये d मानोगे तो ये भी d होगी टोटल, है ना।
तो अगर हम इसको x मानते हैं तो ये हो जाएगी 3x, ठीक है। और स्पीड s1 s2 दे रखी, तो टोटल स्पीड जो आएगी, मतलब एवरेज स्पीड जो आएगी वो टोटल डिस्टेंस कितनी है 3x बटे क्या आएगा, क्योंकि यहाँ गया होगा s1 स्पीड से, तो x अपॉन s1 प्लस x अपॉन s2 प्लस x अपॉन s3, यही आ जाएगा। तो 3x तो ऐसा ही रहेगा, चाहो तो इन सब में x कॉमन ले लो। 1 अपॉन s1 का मतलब कितनी स्पीड दे रखी है 20 प्लस 1 अपॉन 30 प्लस 1 अपॉन 20, x से x कैंसिल, यही तो आएगा। अगर इसको सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को पूरे को, तो इन सब का एलसीएम क्या आएगा 60 आएगा। 60 एलसीएम आएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई 3 से, तो 3 प्लस वहाँ कितना आएगा 2 प्लस 3 और ऊपर आएगा 3, ये 60 ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 3 इंटू 60 अपॉन कितना आएगा, ये 3 3 6 और 2 8, काटो इसे, काटोगे तो ये 2 से कट जाएगा, 2 चौके या 4 से काट दो डायरेक्ट, 4 दूनी 8 और 15 चौके 60, तो आएगा 15 3 45 बटे 2, 45 बटे 2 किलोमीटर प्रति घंटा जो है वो स्पीड आएगी या 22.5, ठीक है, 22.5 किलोमीटर। तो राइट आंसर जो है वो क्या आ जाएगा 45/2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो यही है इसका आंसर है। तो ये जो क्वेश्चन था वो था आपका 72, और इसमें बहुत इजी प्रश्न है। रीजनिंग के तो सारी, मतलब मैथ रीजनिंग के तो बहुत इजी प्रश्न थे, थोड़ा जीएस में बेसिक हो, लेकिन हालांकि जीएस भी कोई विशेष टफ नहीं थी, जिसने प्रिपरेशन की होगी बड़े आराम से क्वेश्चन हो जाएंगे उसके। और 80-85 का स्कोर अगर जिसका है तो वही सोचे, वरना क्योंकि वैकेंसी बहुत ही कम है इसमें। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और पेपर ईजी था, पेपर कोई विशेष टफ था नहीं। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 1/2 1/5 का कितने परसेंट है। ये क्वेश्चन नंबर 75 है। जो 1/2 है वो 1/5 का कितना प्रतिशत है, ठीक है, ये पूछा गया है कितना परसेंट है। तो मुझे बताओ 1/2 की अगर हम बात करें तो 1/2, और ये 1/5 का, तो अपन क्या आएगा 1/5 का कितना परसेंट है, यानी 100 से मल्टीप्लाई कर दो। फोर्थ नंबर फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई सेकंड और थर्ड का, तो ऊपर आएगा 5 नीचे आएगा 2, 5/2 इंटू 100, 2 से काटोगे तो 50 है, और ये 55 जा कितना हो जाएगा 250%। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 250% होगा, यानी ऑप्शन डी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन क्या है मैथ का, अगला क्वेश्चन है 82 में मैथ में दे रखा है कि यदि दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 0.002 हो, यदि एक संख्या दूसरी संख्या 1/5 गुना है, तो वे दो संख्याएं क्या हैं। हालांकि चाहो तो इसमें ऑप्शन से हो जाएगा, हालांकि यहाँ पे 5 टाइम्स अगर देखते हैं तो सिर्फ एक ही संख्या है। वैसे तो ये क्वेश्चन ऑप्शन से भी हो सकता है, ठीक है। उसने क्या कहा कि पहली संख्या जो है वो एक संख्या है, वो दूसरी संख्या का, यानी इसका 1/5 है, इस वाली का कितना है 1/5। 1/5 का मतलब कह सकते हैं ये उसका 5 टाइम्स है, नहीं कई सारे ऑप्शन बनेंगे, करना पड़ेगा, ठीक है। चलो देखते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है 0.002, ठीक है। अब वो कह रहा है कि एक संख्या जो है वो दूसरी संख्या कितना है 1/5 है, तो हम इनका अगर रेशियो देखें, जैसे अगर ये संख्या 1 है तो ये 1/5, इसका मतलब अगर ये 1 है तो ये 5, तो जो रेशियो आएगा वो ये आ जाएगा, ठीक है, यही आएगा। अगर इनका गुणनफल दिया गया है तो मान लो ये x और ये भी x है, तो इनका गुणनफल कितना आएगा 5x इज इक्वल्स टू कितना आएगा 0.002। अगर हम यहाँ से x निकालते हैं तो 0.002 अपॉन क्या आएगा 5, हटाओगे तो ये 3 0 आ जाएंगे, सॉरी 3 0 नीचे आ जाएंगे, इसे कैंसिल करते हैं 1 से, 2 1 जा 2, ये कितना आएगा 25। अच्छा सॉरी एक चीज़ हमने गलती कर दी, यहाँ पे x इंटू एक्स है तो x स्क्वायर भी आएगा, यहाँ भी स्क्वायर आएगा, तो ये आएगा 2500। तो 1/2500 आया है। x निकालोगे तो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 1/50 आएगा, ठीक, 1/50। 1/50 का मतलब क्या होता है, अगर इसे डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट भाग दोगे तो कितना आएगा 0.02, यानी एक संख्या अगर मल्टीप्लाई देखें तो ये आ गई 0.02, दूसरी संख्या इसमें 5 दूनी 10 से गुना करेंगे तो 0.1 आ जाएगी। तो आपके पास आंसर आ गए 0.02 और 0.1, ठीक है। ऑप्शन में मैच करो, ऑप्शन बी है इसका जो राइट आंसर है, वो क्या है बी है, ठीक है भाई, इसका राइट आंसर बी है और इसका राइट आंसर डी है, ठीक है। यही था आपका क्वेश्चन नंबर 82, बहुत आसान प्रश्न है, कुछ नहीं करना है। ये कह रहा है इसका 1/5 है, इसका मतलब अगर ये 1 मानोगे तो 1/5 आएगा,
अब 1/5 रेशियो 1 का मतलब क्या हुआ, 1/5 ही हो जाएगा, 1/5। ठीक है, समझा देता हूँ मैं। जैसे 1/5 ये है, 1 ये है, इनका रेशियो है, तो इस 5 को हटाने के लिए हमें 5 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, इतनी समझ तो आई थिंक होनी चाहिए, 1/5 आ जाएगा। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन मैथ का। हाँ, ये भी बहुत ईजी प्रश्न था। ठीक है, आ रहा है नीचे, हम चाहें तो इसे यहीं कर सकते हैं, इतने में ही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, 89 क्वेश्चन है ये कि किसी के पास 30 मार्बल और 20 शार्पनर का जो कुल मूल्य है वो है 400 रुपया, तो 9 मार्बल और 12 शार्पनर का मूल्य कितना होगा। ठीक है, देखो यहाँ पर 30 मार्बल हैं और किसी के 40 शार्पनर हैं, इनका जो रेशियो मतलब इनका जो मूल्य दिया है वो 400 रुपया दिया है। पूछ रहा है कि 9 और 12 का कितना होगा। ठीक है, बहुत आसान है। सबसे पहली चीज़ हम क्या कर सकते हैं, देखो 30 और 40 का दिया है, अगर हम चाहें तो पूरे में 10 से डिवाइड कर दें तो ये क्या आएगा, 3 मार्कर और 4 शार्पनर का जो मूल्य आएगा 10 से डिवाइड करके 40 रुपया आ गया। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत? भाई हमने इसे 10 से डिवाइड कर दिया पूरे इक्वेशन को। अगर हम इसी पूरे इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 से मल्टीप्लाई क्यों करें, क्योंकि 9 शार्पनर बना रहे हैं, गुना करेंगे 3 से 12 बन जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे जो मूल्य आएगा वो आएगा 9 मार्कर प्लस 12 शार्पनर का जो मूल्य आएगा 4 3 12 यानी 120 रुपया। तो इसका जो राइट आंसर है वो 120 रुपया आ जाएगा। बहुत ही ईजी प्रश्न है, चाहो तो थॉट प्रोसेस से यानी ओरल भी हो सकता है। ठीक है भाई, यही इसका राइट आंसर है। चलो अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी प्रकार है। अगले क्वेश्चन में कहा है एक बैग में 84 लाल बॉल हैं। मैं ऐसे ही बता देता हूँ, ये भी ऐसे ही है, बिल्कुल 87 क्वेश्चन है। एक बैग के अंदर 84 रेड कलर की बॉल हैं, उसके अलावा 132 उसमें कितनी है, हरे, 132 जो हैं वो ग्रीन हैं, इसके अलावा कितनी है 156 जो हैं 156 बॉल जो हैं वो इसमें कैसी हैं, पीली यानी येलो कलर की हैं। तो ये है बॉल एक बैग में। क्वेश्चन ये कहा गया कि प्रत्येक रंग के मार्बल समान आकार के समूहों में बांट दिए गए। समूह का अधिकतम आकार क्या है जिससे कि बैग में प्रत्येक रंग के मार्बल समान आकार के समूह में बांटे जा सकें। सिंपल सी बात है, कुछ नहीं है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इसमें HCF लेना था, HCF। और HCF क्या होता है, इसे बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आप अगर चाहते तो इसे ऑप्शन से भी चेक कर सकते थे, मैं आपको तरीका बता देता हूँ। वैसे तो HCF निकालना ही आना चाहिए। A है आपका 8, B है 10, मैं निकालने का तरीका ही बता दूंगा, और C है 12 एंड D है 16। इनमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात अगर करेगा, सबसे पहले बड़ी वैल्यू चेक किया करो। हमारे पास बड़ी वैल्यू 16 है, चेक करो जो नंबर वही आंसर होगा जिससे ये तीनों डिविजिबल होने चाहिए, तो HCF होगा। अगर हम 16 की टेबल पढ़ते हैं तो क्या 16 की टेबल 84 आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, तो इसका मतलब ये तो आंसर है ही नहीं। ठीक है, 12 देखते हैं तो 12 7 84 होता है, 12 में भाग देंगे, 12 कम 12 एक जाएगा, 12 कम ये भी कट जाएगा, 12 कम 12 12 70, यानी यही इसका राइट आंसर है। कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, इसका राइट आंसर यही है। दूसरा तरीका भी बता देता हूँ, इन दोनों के बीच गैप लो। हमारा जो दूसरा तरीका है वो ये कहता है कि मिनिमम गैप होना चाहिए, इसके बीच गैप ज़्यादा होगा, इनके बीच गैप ज़्यादा होगा। तो 132 और 156 के बीच अगर गैप देखते हैं तो कितना आएगा, यहाँ 4 2 24। अब 24 के जो भी पॉसिबल फैक्टर बनते, हो सकता है कि एलसीएम 24 ही हो HCF, लेकिन 24 की टेबल में ये आता नहीं है। तो 24 से छोटा अगर एक फैक्टर देखेंगे तो क्या आएगा, 2 × 12। हम देखेंगे 12, तो 12 पे चेक करोगे सारे नंबर 12 से डिविजिबल हैं, इसीलिए इसका जो राइट आंसर है वो HCF कितना होगा, 12। ठीक है, दूसरा मेथड और भी है भैया, जो आप बेसिक करते चले आ रहे हैं कि सबसे छोटी संख्या जिसमें भाग दो, लास्ट में जो बचे फिर उसका भाग दो, वो हम नहीं कराएंगे। या फैक्टर करके कॉमन ले लो तीनों में से, तो वो भी एक तरीका है, उससे भी HCF निकल आएगा। लेकिन आसान तरीका ये है कि इन दोनों के बीच जो मिनिमम गैप हो तीनों संख्याओं में, वो गैप ले लिया। गैप लेने के बाद उसके फैक्टर कर लो, पॉसिबल वैल्यू हो जो बड़े से बड़े चेक करते चले आओ। 24 से ये है नहीं टेबल में, तो 12 आएगा, 12 की टेबल में तीनों आ रहे, तो राइट आंसर 12 आ जाएगा। ठीक है, बाकी अगर आपको किसी को अधिकांश में HCF पढ़ना है या कोई चैप्टर मान लो ये पढ़ना है, किस तरीके से परसेंटेज पढ़ना है, तो इन सभी के वीडियो लेक्चर अवेलेबल हैं। लाइव क्लास में भी हमने कराए हुए हैं और वैसे भी कराए, तो आप जाओ वीडियो में पूरा फुल डिटेल में वीडियो देखो, आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा 100% गारंटी के साथ। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और इसमें तो सारे हो गए क्वेश्चन, अब क्या बचा, 92 कोई है क्या क्वेश्चन? हाँ है, हाँ अभी तो हैं, काफ़ी हैं।
ये क्वेश्चन कह रहा है कि x, चले पहले से रिमूव कर लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन है 99, ठीक है। बुकलेट सीरीज सी में अगर देखेंगे तो जो 99 क्वेश्चन है वो आपका यही है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर किसी को भी क्रैश कोर्स या चाहिए किसी के लिए तो आइडियल क्लासेस ऐप इंस्टॉल करो प्ले स्टोर में से, और आप प्रिपरेशन अगर करना चाहते हैं तो आपको मैथ्स, रीजनिंग और जीएस सभी की क्लासेस अब बाकायदा अलग अलग कोर्सेज हैं, उनको परचेज कर सकते हैं। आप क्लास अटेंड करें और आपको बेहतर से बेहतर आपको सिलेबस वहाँ कंटेंट मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99 है। 99 में क्या कहा गया है, ये कह रहा है कि x रुपये की राशि 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए वार्षिक संयोजित की गई करने पर 121 रुपये प्राप्त होते हैं। फिर कह रहा है y राशि को 20% से 2 वर्ष के लिए रखा गया 288, तो x और y का मान। बहुत ही आसान तरीका है, देखो पहले रेट के लिए x राशि को दिया गया 10% के रेट पे 2 साल के लिए, 2 ईयर्स के लिए, तो प्राप्त राशि हुई वो 121, यानी अमाउंट ये है रेट, ये है टाइम दूसरी, और ये प्रिंसिपल है। दूसरा y है, अगली राशि y है, इसको 20% रेट पे दिया है 2 साल के लिए, तो जो रुपए प्राप्त हुआ वो 288 रुपये प्राप्त हुए अमाउंट। मैं कहता हूँ 10% पे राशि का मतलब ये हुआ कि 1/10, इसका मतलब हुआ कि 10 से 11 रुपये। तो अगर हम देखें P और A का रेशियो, तो 10 रुपये की राशि पर 11 रुपये ब्याज मिलेगा, यानी 1 रुपये ब्याज मिलेगा, 11 हो जाएगी। अगले साल में भी 10 से वो 11 हो जाएगी, गुना करोगे तो ये आएगा 100 और ये आएगा 121, ये तो सीधे ही सीधा आ गया। 100 रुपये की राशि 2 साल में 121 हो जाएगी अगर 10% के रेट पे देंगे। इसका मतलब ये तो 121 हमारा क्या था, अमाउंट, तो ये प्रिंसिपल भी क्या होगा, प्रिंसिपल होगा, यानी 100 रुपया, और यही है किसके बराबर, x के बराबर। तो हमारी x की वैल्यू तो हमें मिल गई 100 रुपया। 20% के रेट पे अगर देते हैं तो 1/5 होता है, इसका मतलब 5 रुपये से वो 6 रुपये बनेगा 2 साल के लिए, तो वर्ग कर दो। जैसे यहाँ भी 10 गुना किया, 11 गुना वर्ग ही होता है, तो 25 से बन जाएंगे 36 रुपये। चूँकि हमारे पास 36 रुपये ना होकर हमारे पास जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कितना है, 288 रुपये है। आप देख लो कितने गुना है, तो आप देखेंगे 8 गुना, तो इसका भी 8 गुना कर दो, इसका 8 गुना करेंगे तो 25 चौके 100 होता है, 25 अट्ठे 200 हो जाएगा। तो यानी जो y है वो हमारे पास 200 आ गया। अगर y 200 है, x 100 है, तो पूछा क्या गया है, x प्लस वाई। x प्लस वाई निकालोगे तो आएगा 100 प्लस 200 इज इक्वल्स टू आएगा 300, यानी जो राइट आंसर होगा वो आएगा 300। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ठीक है। यानी 99 का ऑप्शन सी जिसने जो टिक किया होगा वो बिल्कुल सही क्वेश्चन का आंसर टिक करके आए हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा, ठीक है भाई। चलो हाँ, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा। अब ये कैसे आता है, इन सब चीज़ों को लिए आपका फिर से मैं कहूँगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट का हमारा पूरा वीडियो है, उस वीडियो लेक्चर को अटेंड करो, आपको समझ आ जाएगा ये किस तरीके से क्या हो रहा है, ठीक है भाई। चलो अगला क्वेश्चन है कि यदि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 5:2 के अनुपात में है और आयत की लंबाई के साथ आयत के परिमाप का गुणनफल का अंतर आयत और आयत का क्षेत्रफल 240 है, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई क्या है? आयत की लंबाई के साथ आयत के परिमाप के गुणनफल का अंतर और आयत का क्षेत्रफल आयत की लंबाई और आयत के परिमाप के साथ गुणनफल, इंग्लिश में पढ़ते हैं क्या था, डिफरेंस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल विद इट्स लेंथ एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अच्छा, परिमाप और आयत के क्षेत्रफल का डिफरेंस है। क्वेश्चन में थ्योरी में हिंदी में थोड़ा सा उसको बना दिया अलग तरीके से कि लंबाई के साथ आयत के परिमाप का क्षेत्रफल, जबकि ऐसा कुछ नहीं था, सिंपल भाषा में ये क्वेश्चन हो जाता। देखो 100 क्वेश्चन नंबर क्या दे रखा है, क्वेश्चन ये है कि लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वो है 5:2 और उसने कहा गया है कि परिमाप और लंबाई का गुणनफल और आयत का क्षेत्रफल का जो गैप है वो 240 है। तो मुझे बताओ परिमाप क्या होती है? जो परिमाप होता है यानी वो होता है, परिमाप क्या होती है आयत की, वो होती है ट्वाइस ब्रैकेट में l प्लस b। चूँकि ये रेशियो है तो अगर हम रेशियो में देखेंगे तो हम ये 5a और 2a मान सकते हैं। तो यहाँ से जो आएगा ये क्या आ जाएगा, 5 और 2 7, तो 7a मल्टीप्लाई करोगे ये 14a आ जाएगा। परिमाप और लंबाई का गुणनफल, परिमाप
और लंबाई का अगर गुणनफल करते हैं तो लंबाई कितनी है 5a, और ये गुणनफल जो आएगा 14 से 70a आ जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा ये, तथा उसके क्षेत्रफल का जो अंतर है। अब मुझे बताओ इसका क्षेत्रफल कितना होगा, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, तो क्षेत्रफल हो जाएगा ये 5 दूनी 10, और ये कितना आएगा, यानी ये आएगा a और a है तो 10a स्क्वायर, इसका और इसका जो अंतर है वो आएगा 60a स्क्वायर, और ये इक्वल्स टू दिया है 240। ये क्वेश्चन था टिपिकल, लैंग्वेज भी हिंदी में तो कर ज़्यादा ही, हिंदी में तो लैंग्वेज भी उसकी बहुत ज़्यादा टिपिकल कर दी, इंग्लिश में ईजी है समझना, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या 0 से 0 काट जाएगा, ये 6 से काटोगे तो 4, यानी a स्क्वायर इक्वल्स टू आएगा 4, तो यहाँ से a निकालेंगे तो आएगा 2। पूछा गया है कि लंबाई और चौड़ाई क्या है, तो लंबाई होगी जब a बराबर 2 आया तो 5a और 2a, तो लंबाई कितनी हो जाएगी 5 दूनी 10, और चौड़ाई कितनी हो जाएगी 2 दूनी 4, तो यही आंसर है 10 और 4, ठीक है भाई। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, यानी क्वेश्चन नंबर 100 का जो ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही है, जिसने भी ये टिक किया होगा वो बिल्कुल सही आंसर टिक करके आए हैं, ठीक है भाई। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, आई थिंक यहाँ तक आप कर चुके होंगे, और ये क्वेश्चन एक बार फिर मैं समझा देता हूँ क्या है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन टिपिकल था लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात ये दिया है 5 और 2, उसने कहा है कि आयत के परिमाप और उसकी लंबाई का गुणनफल, तो परिमाप निकालेंगे 2 ब्रैकेट में l प्लस b, अब चूंकि ये 5 और 2 रेशियो में है तो आप x by भी ले सकते हो, तो यहाँ 7x हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ोगे तो ये 14 हो गया। अब लंबाई कितनी है 5x, अगर आप लेते हो तो a लिया हमने तो a ले लो 5a, इन दोनों गुना किया 70a, उसके क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल क्या कितना दिया है, क्वेश्चन कहाँ गया, एक मिनट ज़रा क्वेश्चन निकालने दो मुझे। क्वेश्चन नंबर 100 था ना ये, हाँ 100, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल गुणनफल का अंतर, और आयत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है 240 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो मैंने क्या किया, आयत की लंबाई के साथ आयत के परिमाप का गुणनफल ले लिया, और परिमाप का गुणनफल कितना आया इतना, का अंतर अब क्षेत्रफल का कितना है, क्षेत्रफल आएगा यहाँ से 5 दूनी 10a स्क्वायर, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो है, हाँ। तो यहाँ पर क्या कहा गया, तो ये तो आ गया परिमाप और लंबाई का गुणनफल, और क्षेत्रफल कितना आएगा 5 दूनी 10a स्क्वायर, क्षेत्रफल और इन दोनों का यानी परिमाप और लंबाई गुणनफल, इन दोनों का जो गैप है वो 240 है, तो 70 और 60 के बीच गैप क्या आएगा, 70 और 10 के बीच गैप 60a स्क्वायर, ये आ गया 240, तो a की वैल्यू 2 आई, तो हो जाए कितनी आएगी 10 और 4, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है 103, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 103 देखो जरा, चलो क्वेश्चन नंबर 103 देखो। 103 क्वेश्चन ये कह गया है कि 35, 63 और 105 का एलसीएम, तो मुझे लगता है ये सबसे इजी प्रश्न है, आप आसानी से खुद भी कर सकते थे, क्योंकि एलसीएम लेना भी अगर नहीं आता है तो आप ये कंपटीशन में बैठना ही बेकार है, हर किसी को आना भी चाहिए। एलसीएम अगर हम लेते हैं इन दोनों का तो ऐसे ही काट लेते हैं डायरेक्ट, सबसे बड़ी वैल्यू से लेते हैं, 7 पन्ना 35, 7 नम 63, इसे काटेंगे 7 एकम 7, बचेगा 3, 7 पन्ना 35, फिर इसे काट दो 3 से, 5 आएगा, 3 तियाँ 9 और 3 पचे 15, फिर इसे 3 से काट दो और एक बार 5 से कट जाएगा, ये 5 से काटोगे तो आ जाएगा 1 1 1, ठीक है। गुना कर लो, 3 तियाँ 9 और ये कितना आ जाएगा 3 पचे 15, 15 तियो 45, 45 सत्ते 45 गुना 7, काटो तो आ जाएगा 315, ठीक है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा 315 आ जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर है। एलसीएम पूछा था सिंपल सा, और कुछ था नहीं इसके अंदर। चलो एक क्वेश्चन है कि एक समबाहु त्रिभुज के का आधार जो है वो ए भुजा वाले वर्ग के विकर्ण की तरह होता है, तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या है, ठीक है। ये पूछा, एक समबाहु त्रिभुज का जो आधार है
वो ए भुजा वाले वर्ग के विकर्ण की तरह होता है, इसका मतलब उसके समान है। इसमें देखो यही प्रॉब्लम है ना। वो ये कहना चाह रहा है कि एक वर्ग का जो विकर्ण है वो समबाहु त्रिभुज की भुजा के बराबर है। तो समबाहु त्रिभुज की अगर हम भुजा, क्वेश्चन नंबर कितना था ये 106, समबाहु त्रिभुज है और उस समबाहु त्रिभुज की अगर भुजा ए ले ली जाए, ठीक है, और देवी रखी है, तो उस वर्ग का विकर्ण भी यही है और ये बराबर है वर्ग का विकर्ण। तो वर्ग का जो विकर्ण होता है, अगर मान लें वर्ग की भुजा x है तो उसका विकर्ण होता है x√3 x√2, ठीक है ये, और वो बराबर है a। तो अगर हम यहाँ से क्या पूछा, उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या है, तो इसे ऐसे ही रखो, ये भुजा होगी इसकी। तो अगर हम a भुजा ले नहीं सकते, कुछ और मान लो, हाँ x ली थी हमने, ठीक है, तो जब x निकालेंगे तो ये आएगी a/√2, ये आ जाएगी, ठीक है। अब उनके क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा गया। त्रिभुज पहले कौन सा दिया, पहले त्रिभुज है उसके बाद वर्ग है, तो ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल नीचे वर्ग का क्षेत्रफल, हमने दोनों इस तरीके से बना दिया। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, इस समबाहु त्रिभुज का √3/4 भुजा स्क्वायर यानी a²। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर यानी x², तो यह आएगा √3/4 a², और इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, ये a²/√2 का स्क्वायर 2 आएगा, a² से a² कैंसिल, 2 से काटोगे 2 बार कट जाएगा, तो यह आ जाएगा √3/2, यही इसका आंसर है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो √3/2 आएगा और ऑप्शन बी है आंसर, ठीक है। चलो समझ आ रही है बात। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर तथा चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर 20% हो, तो ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज पर 1000 रुपये की अर्जित ब्याज का अंतर, ये तो बहुत आसान है, लेकिन टाइम भी दिया 2 वर्ष बाद, ठीक है। यानी इसमें पूछा गया 2 साल बाद एसआई और सीआई का गैप कितना होगा। यदि ब्याज की दर 20% हो, तो ब्याज की दर 20% रखोगे तो 1000 रुपये हैं। इस 1000 रुपये पे अगर हम देखें 2 साल के लिए इस तरीके से टेबल बन सकती है ब्याज में। पहले साल 20% का मतलब होता है 1/5, तो 1/5 निकालोगे तो कितना आएगा, 5 दूनी 10, काटोगे इसे 200 रुपया, तो यहाँ भी 200 ही रुपये आएगा। दूसरे साल में क्या होगा, जो ये ब्याज मिला इसका भी 1/5 यहाँ मिलेगा, इसका 1/5 निकालोगे तो 4 पंचे 20, यानी 5 चौको 20, तो 40 रुपया। तो ये इसमें क्या होता है, ये 400 रुपये साधारण ब्याज होता है, टोटल जोड़ दोगे तो वो सीआई बन जाता है, ये पूरा सीआई होगा। अगर इसको निकालेंगे तो ये होता है एसआई। पूछा गया इसमें सीआई और एसआई का गैप, तो ये वाली वैल्यू होती है, यानी आंसर आएगा 40, ठीक है। इस डेटा से तीनों चीज़ें कैलकुलेट हो जाती हैं। अभी कैसे आया है उसके लिए पूरा वीडियो आपके अवेलेबल है, आप चाहें तो एसआई और सीआई का वीडियो देख सकते हैं। और मैं यहाँ पर मैथमेटिक्स के अधिकांश वीडियोज़ को जो है वो नीचे लिंक दे दूंगा, बाकायदा नाम देके आप वहाँ से भी वीडियो देख सकते हैं, ठीक है भाई। चलो अब इस पूरे क्वेश्चन पेपर का लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, जो है यदि एक दुकानदार 30 आम बेचता है, यहीं पे हो जाएगा, इतने में ही बहुत स्पेस है। एक दुकानदार 30 आम बेचता है तो उसे 20 आम बेचता है तो 30 आमों के क्रय मूल्य के बराबर वसूल करता है, तो वह लाभ का कितना प्रतिशत है। इसका मतलब है शॉपकीपर 20 सेल्स 20 मैंगोज एंड रिकवर द कॉस्ट प्राइस ऑफ 30 मैंगोज, ठीक है। देन व्हाट परसेंट डज ही मेक, यानी प्रॉफिट कितना, देन व्हाट परसेंट प्रॉफिट ही डज ही मेक, यानी कितना परसेंट ऑफ प्रॉफिट कमाता है। क्वेश्चन ये है, इसका मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि SP ऑफ 20 इज इक्वल्स टू CP ऑफ 30, ये है डिमांड। यानी 20 वस्तुओं का जो सेलिंग प्राइस है वो 30 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस के इक्वल है। तो अगर हम यहाँ से रेशियो देखेंगे SP और CP का, तो वो क्या आ जाएगा, ये 30 बटे में चला जाएगा इसके, तो 30/20। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 30 में हम किसी वस्तु को बेच रहे, खरीद कितने मेरे 20 में, तो मुझे बताओ प्रॉफिट कितना होगा। इन दोनों के गैप लोगे 10 का CP, और हमेशा प्रॉफिट परसेंट अगर निकालना हो तो उसके लिए हमेशा नीचे क्या लेते हैं, CP। कैंसिल करो कितना आएगा, 1/2, तो 1/2 की वैल्यू जो होती है 50% होती है, ठीक है। तो राइट आंसर आ जाएगा 50%। तो इसका ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है भाई, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। और ये क्वेश्चन नंबर है 117, ठीक है। तो ये थे आपके नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी में पूछे गए LDC के क्वेश्चन पेपर में मैथमेटिक्स के प्रश्न, ठीक है। कल आपको
रीजनिंग का वीडियो भी हम प्रोवाइड कर देंगे और पहले ही इसकी आंसर की पहले अपलोड कर चुके हैं। और अगर आप आंसर की चेक करेंगे तो 100% आपके सारे क्वेश्चन जितने भी हमने आपको आंसर पहले बताए वो सारे के सारे क्वेश्चन सही होंगे। हिंदी के, मैंने इंग्लिश के, हिंदी के, इसके अलावा जीएस के, करंट अफेयर के, सारे क्वेश्चंस के आपको आंसर की हमने प्रोवाइड कर दी थी। मैथमेटिक्स के हमने आपको सॉल्व करा दिए हैं कि कैसे आंसर आए हैं, ये सारे के सारे आ चुके हैं। और रीजनिंग के भी हम आपको ऐसे ही सॉल्व करा देंगे। ठीक है भाई, तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगर किसी के पास भी कोई क्वेश्चन पेपर है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे क्वेश्चन पेपर जब भी एग्ज़ाम होता है वो उसी एग्ज़ाम को तुरंत भेज देंगे, तो मैं उसी दिन सेम डे 1 घंटे के अंदर आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन पेपर जरूर भेजा करें। अब ऐसा हो सकता है कि आपने 9 में क्वेश्चन पेपर भेजा तो हो सकता है सॉल्यूशन ना, अदरवाइज आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन तुरंत ही मिल जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको रेगुलर वीडियो ऐसे ही मिलते रहेंगे। और बस इतना ही, धन्यवाद।